हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर को क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये चल रहा है हमारा। और इसमें आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे जिसे सॉलिड एंगल बोलते हैं, जो आपने 11th क्लास में भी एक बार पढ़ा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। लेकिन फिर से मैं उस चैप्टर को एक बार बता रहा हूँ ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते समय, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते समय वो आप यूज कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में समझते हैं क्या है। तो जब एक फिक्स पॉइंट से एक लाइन, रेफरेंस लाइन बनाकर और उस रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग ऐसे उसको रोटेट किया गया, एक लाइन को ऐसे रोटेट किया गया, तो वो पूरा एक चक्कर लगाने में वो जितना भी डिस्टेंस बना रहा था उसका इस रेडियस के साथ ऐसा रिलेशन मिला कि रेडियस और उसका 2 गुना करना पड़ा तो भी इसका लेंथ नहीं आया। इसका लेंथ, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं सर्कल का, वो कितना आया? तो रेडियस के बराबर आया क्या? नहीं आया। 2 इंटू रेडियस के बराबर आया क्या? नहीं आया, क्योंकि 2 इंटू रेडियस तो डायमीटर होगा, ये रेडियस और इधर भी रेडियस, तो 2r भी नहीं आया। तो उसमें एक नया टर्म आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहिए, उसका वैल्यू पाई बोला गया, जिसका वैल्यू 3.14 या 22/7 आया। अब ये बड़े सर्कल में भी यही आ रहा था, और जब छोटा सर्कल बनाया गया कम रेडियस का, तो उसमें भी देखा गया कि इसमें भी 2 गुना रेडियस किया गया, तो वही 22/7 करने पे इसका भी सर्कमफेरेंस का लेंथ आ गया। तो इस तरह से उन लोगों को पता चला, मैथमेटिशियन जो उस समय थे, कि किसी भी सर्कल में ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला लंबाई कितना है, ये सर्कमफेरेंस, ये हमेशा उसके रेडियस के साथ ऐसे रिलेटेड था, 2πr आ रहा था सर्कमफेरेंस का वैल्यू। क्लियर? फिर उन मैथमेटिशियन ने, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि इसमें डिफरेंट, इन दोनों सर्कल में क्या डिफरेंट है? सिर्फ रेडियस का तो डिफरेंस है, अदरवाइज ये भी एक चक्कर पूरा किया है और ये भी एक चक्कर पूरा किया है, एक रोटेशन जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट किया है, और ये भी एक रोटेशन कंप्लीट किया है। लेकिन इसका और इसका वैल्यू तो अलग आएगा, क्योंकि इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, लेकिन ये घुमा तो एक चक्कर ही है। तो कुछ ऐसा क्वांटिटी डिफाइन किया जाए जो दोनों के लिए एक ही आए, तब तो पता चलेगा कि दोनों एक ही चक्कर पूरा किया है। तो सिर्फ ये रेडियस अलग आ रहा था, पाई तो दोनों में वही 3.14 है, 2 भी वही है। तो इन्होंने इसको रेडियस से डिवाइड कर दिया। रेडियस से जैसे ही डिवाइड किया तो एक नंबर आ गया 2π, जो कि इसमें भी रेडियस से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। और इसमें क्या चीज़ सेम है, आप बताइए? इसमें रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका सर्कमफेरेंस अलग है, इसका भी सर्कमफेरेंस का लेंथ अलग है। इसने, इस रेडियस वेक्टर ने एक चक्कर पूरा किया है और इसने भी एक चक्कर पूरा किया है, ये सिमिलरिटी है दोनों में। तो उस एक चक्कर पूरा करने में, यानी एक रोटेशन किया है, तो एक रोटेशन के लिए ऐसे टर्न करने के लिए एक एंगल डिफाइन किया गया। टर्न करने वाले टर्म का नाम दिया गया, ये एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ क्या फॉर्म कर रहा है? एंगल। तो ये जितना एक चक्कर में एंगल फॉर्म करेगा, ये उतना ही एंगल फॉर्म करना चाहिए। ठीक? तो रेफरेंस पॉइंट से कितना, सेंटर पे कितना टर्न किया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल बनाया गया। और एक चक्कर में ये जितना एंगल बनाएगा ये उतना ही एंगल बनाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल टर्न किया है, ये भी एक रोटेशन किया है, ये भी एक रोटेशन। तो उस एंगल का वैल्यू यहाँ 2π आया, क्योंकि रेडियस डिवाइड कर दिया मैंने जो वेरिएबल था उससे, तो ये और ये सेम आ गया 2π। और इन दोनों में सेम क्या है? कितना दोनों टर्न किए हैं, कितना दोनों रोटेट किए हैं, और उस टर्म को डिफाइन कर दिया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहे बड़े सर्कल में कीजिए चाहे छोटे सर्कल में सेम आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
बड़ा या छोटा, सब में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आया, सेम। तो पर यूनिट एक टर्म डिफाइन किया गया कि अच्छा सर आप ये बोल रहे हैं कि एक चक्कर पूरा करने में वो सेंटर पे 2 पाई एंगल बनाया, तो 2 पाई एंगल बनाया तो सरकमफेरेंस आया 2 पाई आर बराबर। तो 1 एंगल बनाता तो सरकमफेरेंस आता 2 पाई आर बाई 2 पाई। तो थीटा एंगल बनाता तो सरकमफेरेंस ऐसे माने आर्क कितना बनाता, आर्क लेंथ, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाता और ये आर और थीटा मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि आर्क लेंथ कितना बनाता, ये यूनिटरी मेथड लगाए हैं कि 2 पाई एंगल में 2 पाई आर आर्क बनाया, तो 1 में 2 पाई आर बाई 2 पाई बनाएगा, तो थीटा में 2 पाई आर बाई 2 पाई गुना थीटा बनाएगा, 2 पाई से कट गया तो आर थीटा आ गया, यानी कि आर्क लेंथ आर थीटा आता है। जब आर रेडियस का ये थीटा एंगल रोटेट करता है तो उससे कितना लंबा आर्क बनता है, आर इंटू थीटा के बराबर, जहाँ थीटा रेडियन में रखना है आपको। समझ गए ये रिलेशन? अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ एक बल्ब मैंने लगा दिया है और उसको प्लेन में खाली उसकी रोशनी को भेजना है मुझे, मतलब इधर मिरर लगा दिए हैं ऐसे डिस्क के जैसा, इधर भी मिरर बीच में बल्ब, और उसके रोशनी को बोले हैं कि तुमको प्लेन में रहना है भाई, ऐसे 3D में नहीं जाना है, पूरा प्लेन में रहना है, कैरम बोर्ड का जैसे प्लेन होता है वैसे। तो ये रोशनी उधर भी फैलेगा, इधर भी सब तरफ जाएगा, पूरा प्लेनर एरिया में जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया में। कितना इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया में। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये थीटा एंगल में इधर कितना रोशनी आया, देखिए, तो टोटल आई रोशनी इसने कितने में इधर से कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 पाई एंगल बनाता है ये, तो 2 पाई में स्प्रेड कर दिया, माने 360 में आई रोशनी। तो यूनिट एंगल में कितना करेगा, तो आई बाई 360 डिग्री में पूरा आई इंटेंसिटी स्प्रेड किया वो, तो 1 डिग्री एंगल में कितना करेगा, तो पूरा रोशनी इसका और 360 यूनिटरी मेथड से। तो ये थीटा एंगल में कितना रोशनी भेजा होगा, तो पूरा लाइट का इंटेंसिटी बाई 360 इंटू थीटा, राइट। अब इसी चीज़ को 3D में समझा गया कि जैसे ये एक प्लेन एरिया में ऐसे घूम रहा था तो हमेशा इसके सरकमफेरेंस और रेडियस का रेशियो कांस्टेंट आ रहा था, वैसे ही अगर ये रेडियस वेक्टर है, वो सिर्फ प्लेन में नहीं घूमकर वो एक ऐसे गोले में फुटबॉल के सारे पॉइंट को टच करे, ऐसे से सब पॉइंट को कवर करे, ऐसा एक पूरा वो रोटेट करके उधर भी जाए, इधर भी जाए, पूरा 3 डायमेंशन में जाते हुए पूरा कवर करे एक गोले को। तो ये गोला क्या बनाएगा, ऐसे कर्व्ड एक एरिया बनाएगा, ऐसे स्फीयर का एरिया बनाएगा। तो हम छोटा स्फीयर बनाए चाहे बड़ा स्फीयर बनाए, उसमें भी एरिया और उसका जब रेडियस किया गया, एरिया जैसे इसमें क्या था, सरकमफेरेंस और रेडियस को डिवाइड किए थे, तो वैसे सारे सर्कल का एरिया तो अलग अलग आएगा, ये सारे स्फीयर जितने भी बनेंगे उसका सबका एरिया तो अलग अलग आएगा। लेकिन कुछ तो क्वांटिटी यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, कुछ क्वांटिटी जो सब छोटे वाले स्फीयर और बड़े वाले स्फीयर में सेम है। तो बड़े वाले स्फीयर में भी उसका जो रेडियस है वो ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर गया होगा, इधर ऊपर इधर ऑल डायरेक्शन में। और छोटा स्फीयर में है उसमें भी रोटेशन तो उतना ही हुआ है, रोटेशन 3D में तो उतना ही हुआ है। तो एरिया का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो इसमें एरिया आ रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन मुझे जो क्वांटिटी लिखना है यहाँ वो क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस आना चाहिए, क्योंकि छोटे गोले वाला भी उतना ही रोटेशन कंप्लीट किया है और बड़े गोले वाला भी उतना ही एंगल ऐसे से रोटेट किया है ऑल डायरेक्शन में। तो मुझे रेडियस से इंडिपेंडेंट बनाना है, इसलिए रेडियस स्क्वायर से डिवाइड मैं करूँगा
रेडियस से नहीं, क्योंकि एक रेडियस रह जाएगा। अभी ये जो क्वांटिटी आया ना, ये कांस्टेंट आ रहा है, 4 और पाई दोनों क्या है, कांस्टेंट। यानी ऐसा कुछ क्वांटिटी मिला जो बड़े गोले का और छोटे गोले का सेम है। तो ये कुछ एंगल के जैसा है, एंगल दोनों एक समान रोटेट किया है, जैसे इसमें और इसमें एक जैसा रोटेशन किया था, वैसा ही कोई भी छोटा रेडियस या बड़ा रेडियस एक स्फीयर बनाने के लिए एक समान रूप से पूरा ऐसे रोटेट किया होगा, फिर पूरा ऐसे रोटेट किया होगा, मतलब ईच एंगल से पूरा किया होगा, पूरा कवर करने के लिए, तब जाकर पूरा गोला ऐसे बनाया होगा। तो उस एंगल का नाम छोटे वाले या बड़े वाले स्फीयर में दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हुआ है रोटेशन, तो उस गोले का नाम दिया गया सॉलिड एंगल। ये जैसे प्लेन एंगल दिया गया वैसे ही इसका नाम सॉलिड एंगल दिया गया। तो सॉलिड एंगल हो गया 4 पाई। एक गोला स्फीयर अपने सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना बनाता है, 4 पाई। जैसे एक सर्कल अपने सेंटर पे प्लेन एंगल कितना बनाता है, 2 पाई। फिर इसमें भी यही वाला यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो इसमें भी आर्क के जगह पर एरिया आ जाएगा, एरिया, और थीटा के जगह पर आ जाएगा एंगल, कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल, और रेडियस के जगह पर रेडियस स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब पुनः उसी बल्ब को मैं यहाँ पे ग्लो कराया, एक बल्ब को इसमें बैटरी कनेक्ट करके, तो ये बल्ब रोशनी उधर भी छोड़ेगा, इधर भी छोड़ेगा, नीचे भी छोड़ेगा, अंदर भी, ऑल डायरेक्शन में रोशनी छोड़ेगा ये। तो पर यूनिट एंगल, जैसे इसमें इतने एंगल में कितना इधर पहुंचा था लाइट, तो लाइट कितना एनर्जी पहुंचा था लाइट का इधर, वैसे ही किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में, जैसे आधा गोला है तो पूरे एंगल का आधा, इसका कुछ पार्ट होता, एक कोन होता, मान लीजिए सिर्फ इतना होता, एक कोन के जैसा इतना एरिया लेते हैं ऐसे। अच्छा, ये भी एरिया कैसे होता, अम्ब्रेला के जैसा होता, ऐसे होता, ये फ्लैट नहीं होता, ऐसे कर्व जैसा होता, कुछ ऐसा, देखिए ऐसा होता ये, राइट, ये कर्व जैसा ऐसा होता है, ये नहीं कि फ्लैट ऐसे है। तो कोन भी रहता है तो ऊपर कर्व रहता है उसका, क्योंकि कर्व रहेगा तब तो इसका सेंटर यहाँ पे जाके ऐसे कर्व रहेगा, तब तो सेंटर कहीं पे इसका कंप्लीट होगा। फ्लैट रहेगा तो इनफाइनाइट पे जाके उसका मिलेगा सेंटर। तो इतने जोन में कितना रोशनी आ रहा है, इधर से कितना रोशनी आ रहा है, ये मुझे पता करना है इतने में, ठीक है, पर यूनिट। तो जैसे इंटेंसिटी बाई 360 किए थे, वैसे ही इस बार टोटल इंटेंसिटी बाई ये सॉलिड एंगल यहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि कितना बनता है सॉलिड एंगल, 4 पाई सॉलिड एंगल बनता है, राइट। और अगर इतने दूर में हम देखें कि कितना रोशनी आया होगा इतने दूर में, तो अगर ये फ्लैट रहता पूरा फ्लैट तो ये थीटा लिख देते, लेकिन ये फ्लैट नहीं है, ऐसे आया है पूरा फ्लैट के अलावा उठा हुआ भी कुछ है, ज़्यादा रोशनी आया है, तो इस एंगल को सॉलिड एंगल यहाँ लिखेंगे और इस थीटा के जगह पर यहाँ सॉलिड एंगल लिखा जाएगा। तो ये बता देगा कि इतने कोण वाले, इतने सॉलिड एंगल वाले में कोण में कितना इंटेंसिटी का लाइट, कितना लाइट एनर्जी पहुँचा है, ये बात पता चलेगा इससे। समझ गए सॉलिड एंगल क्यों पढ़ाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सॉलिड एंगल के बारे में यहाँ देखेंगे। अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या है, देखिए ये जैसे कर्व्ड ऐसे था पार्ट कर्व, तो सॉलिड एंगल इसके लिए ऐसे डिफाइन किया गया था, राइट, क्योंकि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था, ये एरिया कर्व्ड वाले पार्ट का डिवाइड बाई ये जहाँ पे सेंटर इसका है वहाँ से ये रेडियस बोला गया इसको, रेडियस, और ये रेडियस यहाँ है, ऊपर का रेडियस एकदम वहाँ तक आएगा, देखिए ऐसे रेडियस है, ऐसे ऊपर वाला एकदम इसका यहाँ पे गया है, यानी कर्व पे बनाया है। तो एरिया बाई रेडियस लिख दिए, ठीक है, अम्ब्रेला के लिए। लेकिन अगर ये फ्लैट पूरा होता, मतलब ऐसा होता, प्लेट पूरा होता, सर्कुलर डिस्क जैसा, प्लेनर ऐसे कर्व नहीं होता, तो प्लेनर होता तो उसका कर्व है ही नहीं, तो कहाँ रेडियस मिलेगा, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। हाँ, तो अगर ये कर्व है ही नहीं, पूरा प्लेन है, तो उसका रेडियस कहाँ मिलेगा, एट इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट लेंथ का रेडियस उसका मिलेगा, क्योंकि कर्व वो इन्फिनिटी पे जाके ये मुड़ेगा कहाँ, मुड़ ही नहीं रहा है, मुड़ेगा तब तो ऐसे सर्कल कंप्लीट करेगा, तो उसका रेडियस निकालेंगे हम।
ये मुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इन्फिनिटी पे जाके इसका मिलने वाला है मुझे रेडियस। तो अगर एंगल निकाले इसका सॉलिड एंगल, तो एरिया, इसका एरिया और रेडियस इन्फिनिटी लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट, ऐसे कर्व अगर नहीं है, कोई कर्व जैसे ये कर्व एक है, तो कर्व अगर नहीं है, पूरा फ्लैट है ऊपर, तो उसका एंगल, सॉलिड एंगल 0 होगा। वैसे ही अगर ऐसे कर्व लाइन है, तो ये कर्व लाइन कितना एंगल बनाएगा, तो कर्व को कंप्लीट करेंगे तो उससे मुझे रेडियस मिल जाएगा कर्व को कंप्लीट करते ही। तो लिख देंगे हम कि कर्व का लेंथ अपॉन रेडियस लिख देंगे। लेकिन ये कर्व नहीं होकर सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये पूछेगा कितना एंगल बनाएगा ये, तो ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ तो हम लिख दें लेंथ के जगह पर, लेकिन ये रेडियस, ये सर्कल कंप्लीट करेगा इन्फिनिटी पे जाके, तो उसका रेडियस इनफाइनाइट मिल गया लेंथ का मुझे, तो लेंथ मतलब आर्क लेंथ के जगह पर इसका लेंथ और रेडियस इन्फिनिटी लिखेंगे तो एंगल 0 बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। वैसे ही एक प्लेनर ऑब्जेक्ट कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो वो भी 0 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनाएगा। तो अब तक जितना हमने पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर ले रहे हैं। जैसे एक प्लेनर ऑब्जेक्ट के रेडियस वेक्टर को रोटेट करने से, यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है और एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। वैसे ही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, उसके रेडियस को 3D में रोटेट करने के लिए यहाँ जो भी एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल नाम बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला आर्क के जगह पर एरिया होता है। कैसा एरिया, इस तरह का एरिया, इस तरह का कर्व्ड एरिया, कर्व्ड, ऐसे फ्लैट नहीं है, ये कर्व्ड एरिया है, राइट। ये फ्लैट नहीं है, ऐसे कर्व्ड एरिया है, राइट। कर्व्ड एरिया अपॉन यहाँ से जो रेडियस आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कर्व्ड एरिया बाई रेडियस स्क्वायर करने से सॉलिड एंगल मिल जाएगा। ध्यान रहे, अगर आप फ्लैट एरिया ले लिए तो वो उसका रेडियस इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ऐसे फ्लैट ले लेंगे तो रेडियस इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि एंगल 0 डिग्री बनाएगा। तो एक फ्लैट या प्लेनर सरफेस कितना एंगल बनाता है अपने सेंटर पे 3 डायमेंशनल में, कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो उसका आंसर है 0 स्टेरेडियन बनाता है। वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है रेडियन में, तो वो 0 रेडियन एंगल बनाएगा, राइट। तो ये सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रहे कि एरिया ऐसा कर्व होना चाहिए, कर्व, ऐसा फ्लैट एरिया लेंगे, ऐसे फ्लैट नोटबुक जैसा है वैसा, तो उसके लिए सॉलिड एंगल 0 लेना पड़ जाएगा। कितना हो जाएगा सॉलिड एंगल, 0। तो अब आप सोचेंगे कि ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट का कूलम्ब्स लॉ में क्या काम है। तो कूलम्ब्स लॉ में आपको याद होगा कि वो फॉर्मूला जो कूलम्ब ने बताया था कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। उसमें एक कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसमें वो 4 पाई ही क्यों आता है, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 2 पाई क्यों नहीं आता है, 4 पाई कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर किसी आप चार्ज को रखेंगे तो वो चारों डायरेक्शन में अपना इफेक्ट डालेगा, इधर भी कुछ अपना फील्ड लाइंस भेजेगा, उधर भी, अंदर भी भेजेगा, 3 डायमेंशन में भेजेगा सॉलिड एंगल में। तो पर एंगल इधर एक डायरेक्शन में कितना भेजेगा, एक पर्टिकुलर यूनिट डायरेक्शन में कितना भेजेगा, तो अपॉन 4 पाई करेंगे, क्योंकि 4 पाई सॉलिड एंगल में उसने पूरा फील्ड लाइंस भेजा है अपना। तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितना भेजेगा, यूनिट सॉलिड एंगल में इधर कितना भेजेगा, इस तरफ कितना भेजेगा यूनिट सॉलिड एंगल में, तो 4 पाई को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ मैंने 1/4 पाई लिखा है। तो चार्ज का फील्ड किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल डायरेक्शन में कितना होगा, 1/4 पाई। यानी कि ये जितना भी इसका स्ट्रेंथ है, जितना भी इसका फोर्स लगाने का एबिलिटी है, उसका ओनली 1/4 ही किसी एक डायरेक्शन में ये लगा पाएगा अपने फुल पावर का। तो आ जाते हैं बाबा कूलम्ब के पास। कूलम्ब भाई क्या बोले?
कूलम्ब भाई ने एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ स्प्रिंग लगा लिया और उससे दो मास को, स्फेरिकल मास को यहाँ से अटैच कर लिया गया, राइट। अब वो क्या किए, यहाँ पे इसको एक चार्ज को लाए यहाँ पे, ठीक, चार्ज को इसके सामने लाए तो इसको वो रिपेल किया ये चार्ज, तो ये कितना एंगल रोटेट किया यहाँ से, कितना एंगल रोटेशन हुआ, उससे इन्हें ट्विस्ट यहाँ पे निकाल लिया, कितना ट्विस्ट हुआ। फिर वो बार बार अलग अलग चार्ज लाए, कभी ज़्यादा चार्ज लाए यहाँ पे, कभी कम चार्ज लाए, और देखे कि कब लाने से कितना ये रोटेट कर रहा है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट करके कि जो फोर्स लग रहा था इन दोनों चार्ज के बीच, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था वो दोनों पे कितना कितना चार्ज है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल आ रहा था, और इन दोनों के बीच कितनी दूरी है इसके इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। यानी कि अगर इन दोनों के बीच के दूरी को दुगना कर रहे थे तो फोर्स 1/4 हो जा रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था। फिर उसके अलावा ये इन्होंने बताया कि इस चार्ज का वहाँ इफेक्ट कितना इफेक्ट जाएगा, तो 1/4 पाई सॉलिड एंगल से, क्योंकि ये अपना कुछ इफेक्ट इधर भी डाल रहा होगा, इधर भी पूरा 3D में ऐसे फैला रहा होगा अपना इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट उधर कितना गया होगा 1/4 पाई,